ऋषभ जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 20 इयर्स पहले आप क्या थे? आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई और कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो आज भी आपके साथ चल रही हैं? Okay. Thank you, Pooja, for having me here on your channel. So let's coming straight to your question. कि मेरी जर्नी, मेरा होम टाउन है प्रयागराज. सो मेरी जर्नी तो वहीं से स्टार्ट हुई और पूरा मेरा चाइल्डहुड और मेरी स्कूलिंग सारी मेरे होम टाउन से थी. सो 20 इयर्स पहले मीन्स आई वाज 22. तब तक मेरी इंजीनियरिंग कानपुर से कंप्लीट हो गई थी और मेरा वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया था. आई वाज इन दिल्ली और मैं सप्लाई चेन फील्ड से मेरा टोटल वर्क एक्सपीरियंस आज की डेट में 20 इयर्स का है. आई डिड माय एमबीए फ्रॉम आईएम कलकत्ता एंड और मेरी फैमिली, आई गिव ऑल माय क्रेडिट टू माय फैमिली. बेसिकली माय अपब्रिंगिंग, जो भी मैं जहां आज हूँ वो मेरे मतलब उसके पीछे जो एफर्ट्स हैं वो मेरे फैमिली के ही हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ. ओके, ग्रेट. तो कुछ सवाल मैं, आपने जैसे जिक्र किया आईएम कलकत्ता का, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आखिर आईएम कलकत्ता में पढ़ाई करने के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट आया? क्योंकि एडू अटैक के जो स्टूडेंट्स हैं वो आईएम कलकत्ता के बारे में बहुत सारी चीजें जानना ओके चाहते हैं. ओके. राइट. तो इस थैंक पे यू. कुछ ओके, आपके आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है. तो ऑफ कोर्स मतलब जब इंजीनियरिंग किया था उसी टाइम एक ट्रेंड था कि आप इंजीनियरिंग प्लस एमबीए कर लीजिए तो और अच्छा आपको एजुकेशन और एक्सपोजर मिलता है. सो आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर कैट एंड आई गॉट 99 percentile. आई रिमेम्बर दैट टाइम एंड I got a couple of this interview calls from many B schools, top B schools including IIM Calcutta, IIM Bangalore, जिनमें मेरा convert हुआ था. And apart from that, I also got call from ISB Hyderabad, MDI Gurgaon, many and from even I tried for international B schools, so I got final converts from EDHEC Paris, France, and some other B schools. So I remember it clearly. तो तब तक मतलब मैंने आई मेड अप माय माइंड फॉर आई एम कलकत्ता. और फिर मैं आई एम कलकत्ता की जर्नी तो काफी इंटेंस होती है. अगर मैं कॉलेज कैंपस लाइफ की बात करूं, इट्स वाज नॉट दैट इजी काइंड ऑफ कॉलेज है कि पढ़ाई काफी ज्यादा है वहाँ पे. रिगरस स्केड्यूल्स हैं, काफी लेट आवर्स तक क्लासेस चलती हैं, रात के 10-11 बजे तक भी चल जाती हैं कई बार. सुबह स्टार्ट होती हैं ऑलमोस्ट 10 AM या 11 AM से. तो कैंपस काफी ब्यूटीफुल है, क्वाइट अ लार्ज कैंपस एंड देयर आर आई रिमेम्बर 5 lakes आर देयर और मे बी 5 lakes आई गेस आर देयर. तो हमारा भी हॉस्टल जस्ट कैंपस के लेक के सामने ही था. इट्स अ वेरी ग्रीन कैंपस एंड बंगाली कल्चर तो थोड़ा सा है, मतलब अगर सिटी का तो कभी ब्रेकफास्ट में इडली और ये सब मिल जाता था. और हॉस्टल आईएम्स में मतलब कोएड होता है, मींस गर्ल्स और बॉयज सेम ही होते हैं, मतलब आसपास ही होते हैं, कोई अलग से सेपरेट नहीं है. साइकिलिंग का कल्चर है अंदर, व्हीकल्स आर नॉट अलाउड. साइकिल से आप जा सकते हो अपने क्लासेस तक, क्योंकि कैंपस तो बड़ा ही है, या वॉक करके जा सकते हो. और सारे रूम्स तो एयर कंडीशन रूम्स होते हैं, सामने टीचर होते हैं और students are very chill culture. Means you can take nap also if you want during the class. कोई इतना माइंड नहीं करेगा. और हैवी होता है, मतलब 4-5 hours is the average sleep hours which we went through. So that is a rigorous academic program and काफी मीन्स आप ऐसा कोई यूनिफॉर्म वगैरह का कल्चर नहीं है. आप आराम से कुछ भी पहन सकते, क्लासेस जा सकते हो. केस स्टडीज थीम है आईएम्स में, स्पेशली आईएम्स में जितने भी टॉप आईएम्स हैं उनमें तो केस स्टडी मॉडल ही होता है. हार्वर्ड केसेस होते हैं, एचबीआर, और बाकी भी INSEAD फ्रांस हो गया या IIMD स्विट्जरलैंड हो गया, इन सब के केस स्टडीज
रहते हैं बिग बिजनेस केसेस जो पहले उससे क्या स्ट्रेटजीज ड्राइव हुई थी, व्हाई द मैनेजमेंट टुक दोज डिसीजंस, तो वो रहता है। आपका ना मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू पास थ्रू दिस और ऑल द प्रोसेस ऑफ आईएम एजुकेशन, तो आपका जैसे मतलब सोने सोने को कहते हैं ना कि सोने को काफी हीट से गुजरना पड़ता है तो आप गोल्ड बनता है, तो वो वाला प्रोसेस है। और आपकी थिंकिंग बदलती है, आपकी लैटरल थिंकिंग डेवलप होती है। अगर आप देखो तो नॉर्मली पब्लिक जो एक जनरल होता है अप्रोच होता है वो लीनियर थिंकिंग पे होता है कि यू जस्ट बेस्ड ऑन ए लॉजिकल मॉडल कि ये हुआ तो इसके बाद ये होगा, इस तरह से लीनियर थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग होती है हॉरिजॉन्टल व्यू, आप एक बड़ा सा एंगल में देख सकते हो चीजों को, सो यू कैन सी थ्रू, मीन्स यू कैन गो थ्रू इनसाइड। और इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो बर्ड्स आई व्यू जैसे कहते हैं हम लोग, कि आप जब ऊपर बर्ड उड़ती है, चील आप जैसे उड़ती है फॉरेस्ट के ऊपर, तो उसका जो व्यू है, और पब्लिक नीचे नॉर्मल आदमी पेड़ को देखता है, उसे ट्री व्यू बोलते हैं। तो ट्री व्यू, फॉरेस्ट व्यू एंड बर्ड्स आई व्यू, तो बर्ड्स आई व्यू तक आपको शायद इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप केस स्टडीज की वजह से अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर आपको उस लेवल की पोजीशन मिली है, तो आप यू कैन सी लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। और एक रहता है मतलब एकेडमिक पर्सनैलिटी तो रहती है। ओके, ग्रेट। कोई ऋषभ ऐसा किस्सा आईएएम का जो आपके माइंड में अभी तक है, कुछ किसी टीचर ने कुछ कहा हो या आपसे कुछ पूछा हो या कुछ और किसी स्टूडेंट के साथ रहा हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स थोड़ा और उसको विजुलाइज करके मतलब कि देखना चाहेंगे, क्या मतलब कि कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा है? कैसा इंसिडेंट, कैन यू प्लीज रिपीट, किस तरह से? मतलब कि आपके मेमोरी में क्लासेस में कुछ बदमाशी होती है, कुछ चीजें हमेशा अच्छा। के लिए याद रह जाती हैं। जैसे मैं भी जाती हूँ, क्लासेस रहती हैं, तो आपके ओके। साथ या ऐसा हुआ हो या किसी टीचर ने कुछ बोला हो, कुछ किसी फैकल्टी के बारे में हाँ, आपको हमारे हमारे में एक जापानीज प्रोफेसर आते थे, मतलब प्रोफेसर शोजी शिबा करके। तो ही ओके, वाज दैट टाइम ही वाज अराउंड 70 प्लस एट द एज एंड वेरी ओल्ड मीन्स, एंड ही यूज्ड टू कम डायरेक्टली फ्रॉम जापान टू टीच आवर क्लासेस। तो उनमें ये चीज थी कि ही वाज अ वेरी हार्ड डिसिप्लिन ओरिएंटेड, उनकी अपनी जापानीज कल्चर जिसे वो फॉलो करते हैं, तो वो वाला कल्चर उनके माइंड में था। एंड इज अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर इंटरनेशनली, एमआईटी से, एमआईटी के भी प्रोफेसर थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड इंडिया में उनको पद्मश्री वगैरह मिला हुआ है, एंड ही इज अवॉर्डेड डेमिंग प्राइज इंटरनेशनली, दिस इज वेरी प्रेस्टिजियस प्राइज। तो उनका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। वो मतलब बिल्कुल जापानीज कल्चर, मुझे भी इतना एक्सपोजर नहीं था जापानीज कल्चर, तो वो आप चेयर में ऐसे नहीं बैठ सकते हो उनके अकॉर्डिंगली, आपको आगे बैठना है चेयर में और बीच में गैप होना चाहिए, मतलब ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड मतलब उनका वही मानना था कि गुरु गुरु है और आप शिष्य हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिसन करना है, यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग, जो कि वेस्टर्न कल्चर से एक्चुअली अपोजिट है। वेस्टर्न कल्चर में तो आप कुछ भी पूछ सकते हो बीच में भी, लेकिन उनका था कि यू हैव टू लिसन, दैट इज द थिंग। वो क्लासेस बड़ी टफ होती है जो उनकी क्लासेस थी। ओके। तो वहाँ सपोज कोई टीचर आता है और अपनी जो फर्स्ट क्लास लेता है, फर्स्ट क्लास, जब आपका ओके। फर्स्ट डे हुआ था, है ना? तो हम्म। वो कैसे सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं? ओके। मतलब कि टीचर्स स्टार्टिंग वहाँ में। पे फैकल्टी तो बहुत फ्रेंडली है। आई एम कैलकाटा इज a quite a good college in this term, means faculty is very friendly, means you can easily access anything, कॉलेज में आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। और आप जैसे सब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी हो सकता है, इंटरनेशनल गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सप्लाई चेन ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआरएम, और फिनेंस, मार्केटिंग, तो इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसका टीचर्स तो फ्रेंडली हैं, दे स्टार्ट विथ वेलकम टू द बैच। और एक वहाँ पे ये थोड़ा माइंड में तो बॉयज का रहता है कि मतलब आप बिल्कुल ही कुछ बड़ा एग्जाम निकाल के आए हो ये सब, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं है, बहुत इजी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और टीचर्स काफी सपोर्टिव है। तो लेकिन इंटेंस कोर्स है क्योंकि कोर्स ही काफी टफ है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है। और वहाँ पे क्लासेस मतलब ऑलमोस्ट आपको मिस नहीं कर सकते आप, क्लासेस बहुत है प्रेशर।
ओके, ग्रेट। अच्छा, जैसे एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आईआईएम से आप आईआईएम कलकत्ता से पढ़कर निकले, ठीक है? तो आज की डेट में चीज़ें सेम रह गई हैं कि आज की डेट में मतलब कि जो आपने नॉलेज उस समय ली थी अ, वो उसमें कुछ मतलब चेंज आया है? आई थिंक आईएम्स में तो ये चीज है कि वो इंडस्ट्री के साथ काफी कनेक्टेड रहते हैं और वो अपने कोर्स में दे टेलर मेड इट, कोई ऐसा दे आर नॉट वेरी रिजिड कि अगर कुछ 20-30 साल पहले पढ़ाया जा रहा है तो वही चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। वो टेलर मेड होता है। आई डोंट नो कि अभी क्या करिकुलम है, मे बी दे हैव इंट्रोड्यूस एआई बेस्ड एजुकेशन और समथिंग लाइक दैट, बट दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। लेकिन उनका इंडस्ट्री से रेगुलर फीडबैक होता है, इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं, फैकल्टी मतलब पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री कम्स टू द कॉलेज, तो ज्यादातर फाउंडर्स वगैरह को ज्यादा आना होता है। तो कोई अभी मेरे को याद है कि कुछ टाइम पहले शायद लेंस कार्ड के फाउंडर पीयूष बंसल को बुला लिया था और किसी को, तो दे हैव जनरल डिस्कशन कि हाउ दे वेंट थ्रू, मींस फाउंडेड द कंपनी, व्हाट वर द चैलेंजेस। उनका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप में तो है इन सब कॉलेजेस का कि यू बिकम सम काइंड ऑफ एस्टैब्लिश द सम काइंड ऑफ कंपनी, or even if you are in a regular industrial role, then also you can attempt to do something which can contribute to others, so maybe book writing or something like that. So yeah. ओके। आपको सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक में पूरे 20 इयर्स हो गए हैं, काफी लॉन्ग टाइम ये रहता है। तो क्या इसमें कुछ ऐसे इस करियर जर्नी में कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो आपके लिए काफी डिफाइनिंग रहे हो? Okay. So supply chain, I purposefully chose this line, and supply chain is a very nice area of work. इसमें you get the opportunity to interact with lots of people who are basically representative from suppliers, और इंटरनेशनल सप्लाई चेन होती है जिस फील्ड में मैं था। तो उसमें हमारे सप्लायर्स कोरिया से हैं, जापान से हैं, चाइना से हैं, फ्रांस से हैं, यूके, इटली, यूएस। तो क्या है कि उनके साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। समटाइम्स दे कम बैक टू इंडिया फॉर द मीटिंग, समटाइम्स वी गो देयर, और वीडियो कॉल्स एंड मीट कॉल सेटिंग्स के थ्रू होती है मीटिंग्स। तो इसमें यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पीपल, न्यू पर्सपेक्टिव, हाउ द थिंग्स आर देयर, व्हाट आर द कल्चरल एस्पेक्ट्स। और डायनेमिक लाइन है, मीन्स वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, इट इज गोइंग टू हैपन विद इन नेक्स्ट 1 वीक और 1 मंथ। मीन्स मैंने आज अगर मैंने कोई परचेज ऑर्डर इशू किया तो काम स्टार्ट हो जाता है कंपनी में, या मैंने अगर कोई लॉजिस्टिक्स का कोई वर्क ऑर्डर दिया तो थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। वो पोर्ट में मटेरियल जाएगा, वहां से कस्टम्स क्लियरेंस होगा, फिर डेस्टिनेशन में जाएगा। इफ द प्रोजेक्ट इज इन कनाडा, तो आपका कोरिया से मटेरियल निकल गया, कनाडा जा रहा है, तो इट्स ऑल इन ऑन आपके हाथ में है कि जैसे ही आपने साइन किया, जैसे आपने इशू किया मेल, तो आपके वजह उसको काम स्टार्ट हो गया। तो आई थिंक दैट इज अ गुड पार्ट कि डायनेमिक सी फील्ड है और आपकी बात को वो वेटेज देते हैं और आप कई लोगों से मिलते हो। और इट्स अ कमर्शियल लाइन ऑल्सो, मीन्स यू हैव ऑल द फाइनेंशियल थिंग्स इन योर हैंड, तो आपको पूरा बजट कंट्रोल और एक्सपोजर अच्छा है। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी, क्योंकि हर फील्ड का अलग अलग ब्यूटी होता है। तो सप्लाई चेन आई फाइंड क्वाइट ए रिवॉर्डिंग लाइन। आपके काफी अच्छे इंटरनेशनल विजिट्स भी होती हैं, आप अच्छे होटल्स में स्टे करते हो, फिर आपको बाकी जो सप्लायर ऑफिसेस में जाना होता है, तो हर चीज कई एलिमेंट्स इसके अच्छे हैं। बस ये थोड़ा बिजी लाइन है, आप बिल्कुल छुट्टी पे चले गए तो काम रुक जाता है। थोड़ा सा आपको रेगुलर चीजें तो देखना पड़ेगा, या कोई बैकअप है तो ठीक है। इस 20 इयर्स की जर्नी में आपका कोई ऐसा हाई और लो मोमेंट जो जिसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया हो, ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट? हाई और लो मोमेंट,
आई एक थिंक इंसिडेंट माइलस्टोन। होते हैं ना कि आप कहीं गए, कुछ हुआ, तो आपको मतलब कि एक ड्रास्टिक चेंज आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब मेंटल प्रेशर, यस, यस। राइट? तो ऐसा कोई अगर आप मोमेंट शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक ऐसा मूवमेंट तो नहीं है कि जिससे एकदम ड्रास्टिकली एकदम पर्सनल लाइफ में एक दो इंसिडेंट्स तो होते हैं जो या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं। मीन्स कि अगर आप की लाइफ में कोई आपका इफ यू गेट स्पाउस दैट इज अ पॉजिटिव, और अगर इफ यू आई लॉस्ट माय फादर 1 year बैक, सो दैट वाज द बिग नेगेटिव। ये तो पर्सनल लाइफ का है। Professionally, it was all okay. I was into multiple roles, companies, so that was professional part, and we had some good moments, some tough time also. So I think यही था मेरा। I 2.5 years back I moved to Baroda. That was one of the turning point I would say, क्योंकि I think बड़ौदा में भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, and that was one moment. I went into book writing also, authorship. So that is also one of the thing which I enjoy. Uh, I'm independent director in an aerospace company, Azovian Aerospace. So I received an award from ISRO. So that was also there. Good. ओके, ओके। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं सप्लाई चेन और ऑपरेशंस लॉजिस्टिक उनको बड़ा बोरिंग सा लगता है, तो Okay. आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? Okay. Yeah. तो I थोड़ा think डिफिकल्ट भी लगता है कुछ अच्छा। स्टूडेंट्स Okay. को, मैंने देखा है। अच्छा। ओके। नहीं नहीं, दो तीन चीज है। एक तो ये कि बहुत कम लोगों को पता है इस सब्जेक्ट के बारे में। रियल हाउ रियल थिंग्स आर देयर इनसाइड। आई थिंक लोगों को ज्यादातर एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, इसके बारे में तो बहुत अवेयरनेस है। सप्लाई चेन मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा पता नहीं कि इसके अंदर किस तरह काम होता है। और इट्स अ फन एक्चुअली। जैसा मैंने कहा कि यू गेट द चांस टू मीट सो मेनी पीपल, सप्लायर्स एंड अदर कस्टम ऑफिसर्स और समथिंग। तो एक तो फन पार्ट है। आप जो काम आपको धीमे, वो तो आप किसी भी नए काम को 3 महीने 6 महीने में सीख जाते हो। तो वो तो एक एलिमेंट हर काम में रहता है। आई थिंक वो स्टार्ट हो जाता है अगर यू आर विद राइट हैंड्स, राइट मेंटर अगर आपके ऊपर है कंपनी में, तो आप किसी भी काम को बड़े आराम से अच्छे से सीख सकते हो। और अगर इफ यू हैव एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, जिससे आप यू लाइक मीटिंग न्यू पीपल, तो ये अच्छी लाइन है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो जी, वो वाली बुक जरूर जो आई थी, सुपर हीरो वाली। एंड आई विल ऐड फर्दर ऑन लॉजिस्टिक्स पार्ट कि बेसिकली व्हाट इज सप्लाई चेन इफ यू ब्रेक डाउन। एक तो इसमें प्रोक्योरमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट थी, कोरियर से आई थी। यहाँ पे तो रखी थी, ये है क्या? ओके। ओके। सो सप्लाई चेन में एक तो आपका प्रोक्योरमेंट होता है। तो प्रोक्योरमेंट मीन्स दैट यू हैव टू प्लेस ए परचेज ऑर्डर ऑन ए सप्लायर। वो मीन्स आपको जो भी इंडस्ट्री का आपको अपनी कंपनी के बिहाफ पे, प्रोजेक्ट के बिहाफ पे परचेज करना है, उसके लिए आपको इंटरनेशनली बिडिंग होती है। तो वो सप्लायर के साथ आपको निगोशिएशन करना है। और बेसिकली you try to get in bids for maybe from 3 suppliers or 4 suppliers, and then you have to do the technical analysis that engineering team does. And you as a supply chain person, you have to focus on delivery terms, payment terms, लीड टाइम की, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल आइटम्स है तो इनकी लीड टाइम 1 year होती है, 2 years होती है बनने में। इनफैक्ट अप टू 3 years भी हो सकता है। तो वो चीज होती है। और इतने ज्यादा कॉमन सप्लायर्स होते नहीं जैसा लोग सोचते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि हम बाजार में जाके इतनी चीजें आराम से खरीद लेते हैं डे वन पे ही।
कि आपको कुर्सी, मेज, आप एक नए घर में शिफ्ट किए तो आपको फ्रिज, टीवी सब कुछ आपको एक ही दिन में डिलीवर हो जाएगा, आई थिंक आज के डेट में, या 2 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा। इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता है। अगर इंडस्ट्री में आप लार्ज इक्विपमेंट लेते हो तो उसका लीड टाइम होता है फैब्रिकेशन का, प्रोडक्शन का। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोक्योरमेंट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कॉल्ड परचेज। परचेज का मतलब ही होता है कि आप तुरंत खरीद सकते हो। बाइंग इज एंड परचेज इज लाइक दिस। एंड प्रोक्योरमेंट में हमेशा टेक्निकल ड्राइंग्स इन्वॉल्व होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। इसमें एक टाइम फ्रेम होता है, पेमेंट टर्म्स होते हैं। इंटरनेशनल सप्लाई चेन में तो आपका ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं कि हाउ दे विल ट्रस्ट यू। अगर आपको कोई 30 करोड़ का ऑर्डर दे दिया तो हाउ दे विल ट्रस्ट यू, तो बैंक गारंटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपका इंटरनेशनल सप्लाई चेन में। और दूसरा, लॉजिस्टिक्स भी इसमें बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। लॉजिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, लॉजिस्टिक्स में आप ये क्या हैवी इक्विपमेंट्स है, तो इनकी पूरे शिप्स के चार्टर करने पड़ते हैं। बड़े, या तो कंटेनर मूवमेंट होता है, या तो हैवी लिफ्ट्स होता है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है। तो उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है कि वो मटेरियल वहां से प्रोजेक्ट साइट तक कैसे जाएगा, सप्लायर से लेकर पोर्ट तक कैसे आएगा, क्योंकि दीज आर लॉन्ग इक्विपमेंट। तो वो पूरी प्लानिंग। फिर हैवी लिफ्ट शिप, आपको कितने टन्स का मटेरियल है, फॉर एग्जांपल 800 टन्स का मटेरियल है, तो बहुत से हैवी लिफ्ट शिप में भी 350 टन्स के 2 क्रेन होते हैं, तो वो 700 टन्स पुल कर सकते हैं। लेकिन आपका मटेरियल अगर 800 टन्स का है तो आपको फिर स्पेशल हैवी लिफ्ट शिप मंगवानी पड़ेगी, जिनकी एडवांस बुकिंग होती है, मे बी 1 year 2 years इन द एडवांस, एंड वेरी फ्यू कंट्रीज हैव दोस काइंड ऑफ शिप्स। तो वो उस लेवल की, जो इंडस्ट्रियल लेवल की चीजें जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, तो दैट इज प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। सो इस तरह है। लेकिन आई थिंक यू विल एंजॉय, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, यू विल एंजॉय। ओके, ग्रेट। काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो आपने पूरा डिटेल में बताया। आई होप एंजॉय करेंगे, और आज के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑपरेशंस और सप्लाई चेन लेने से डरते थे, वो उसको ज्वाइन करेंगे। चलिए ऋषभ जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैंने हाल ही में आपकी एक बुक पढ़ी, और काफी बढ़िया बुक है। टाइटल है व्हाट इफ यू आर सुपर हीरो एंड यू डोंट नो। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, बुक लिखने की इंस्पिरेशन आपको कैसे आई? अच्छा, ओके। आई थिंक ये तो नेचुरल है। मैंने किसी से बहुत ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं लिया, किसी को कॉपी वगैरह तो नहीं किया है। इनफैक्ट मैं बहुत रेगुलर बिजी जॉब में रहा हूँ हमेशा से, तो मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था लिखने का। आई टुक सम चेंजेस इन माय करियर रिसेंटली, इन लास्ट 6 months बैक, तो अभी थोड़ा टाइम मिल जाता है। और तो मेरे को 2-3 सब्जेक्ट मेरे माइंड में चलते रहते थे हमेशा से कि ये क्यों ऐसा है, और मेरी रीडिंग हैबिट है भी। तो मुझे एक मैंने नोटिस किया, स्पेशली मुझे लगता है इंडिया में तो ये चीज है कि हमें बोल दिया जाता है कि इंजीनियर बन जाओ, एमबीए कर लो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, और डॉक्टर बन जाओ। मतलब ये बहुत ही रेगुलर स्ट्रिक्ट वो ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसी में से आपको बनना है जो बनना है, और आपको मतलब जॉब वॉब में जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इनर कॉलिंग एक होती है। कई बार आप कुछ और बनना चाहते हो, अंदर से आवाज आती है, लेकिन आप चूंकि सोसाइटी में इस तरह यू आर सीजन कि आपको रिलेटिव्स आपको पूछेंगे अरे तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रगल तो होगा ना, इनर कॉलिंग है। अच्छा, इंजीनियरिंग में अगर आपका स्ट्रगल होता है, कोई माइंड नहीं करेगा कि आप वहां पे जॉब कर रहे हो तो मीन्स 50,000 पर मंथ, लेकिन आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो स्टार्टिंग में करियर के, तो कोई नहीं माइंड करेगा। लेकिन अगर आपने, मान लो आप मॉडल बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, और आप बॉम्बे जाके धक्के खा रहे हो, तो सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि अरे इतना तुमने ये कैसे कर लिया। और जबकि इफ यू सी, आपके सामने एग्जांपल है धोनी का। जैसे धोनी वाज, आई व्हाट आई नो, शायद ही वाज विद इंडियन रेलवेज, टिकट कलेक्टर शायद जॉब थी, एंड ही लेफ्ट दैट जॉब एंड ही वेंट ऑन टू ट्राई फॉर क्रिकेट बिकॉज ही वाज ए गुड प्लेयर ऑलरेडी। इतना मुझे पता है, मैंने कोई मूवी नहीं देखी धोनी के ऊपर। तो ये चीजें मतलब आपकी इनर कॉलिंग होती है, इनर एनर्जी होती है, इनर वॉइस होती है। आई थिंक कई कई और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी इस बारे में बात की है इंटरनेशनली। थोड़ा सा वहां पे क्या, फाइनेंशियली दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, तो पीपल टेक रिस्क मोर।
वहां पे अगर इफ यू वांट टू डू सम हिस्टोरियन और पेंटर और पियानिस्ट और एक्टर समथिंग, दे ट्राई। बट इंडिया में ये ट्रेंड नहीं रहा है। इंडिया में बहुत ज्यादा फोकस है कि आप एक ही इंजीनियर बन जाओ या जो भी रेगुलर स्ट्रीम्स है, तो इनर कॉलिंग इग्नोर करता है आदमी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, और इस बुक में ये लिखा, आई हैव गॉट वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस, क्योंकि मतलब बुक लिखने के बाद मुझे जो फीडबैक मिला, तो मतलब मेरी हाइपोथेसिस ट्रू हुई कि आपके अंदर की एनर्जी जो है, आप कुछ करना चाहते हो। तो कई बार क्या होता है, आप सुपर हीरो हो लेकिन आपको पता ही नहीं है। अब आप बहुत अच्छे हो किसी चीज में नेचुरली, मीन्स यू कैन बी अमेजिंग समथिंग, ऑथर और एक्टर और समथिंग, लेकिन आप हो नहीं। तो आप बेसिकली क्या हो गए कि आप एक हाथी की तरह हो गए, और आपसे पेड़ चढ़ने का कंपटीशन कराया जा रहा है। तो या आप मतलब, तो वो तो आप नहीं कर सकते ना, या आप स्विमिंग में आपसे कंपटीशन कराया जा रहा है, तो डिस्पाइट यू हैव ए ग्रेट टैलेंट, लेकिन आप किसी और फील्ड में हो, तो उसमें कुछ स्टोरीज हैं, जैसे कि इफ यू आर ए डायमंड, तो डायमंड की वैल्यू एकदम ज्वेलर के पास ही होती है, रियल वैल्यू। कि जो मतलब अगर वो डायमंड मान लीजिए 10 लाख रुपए का है, तो उसकी वैल्यू ज्वेलर डिसाइड करता है 10 लाख। अगर वही डायमंड कहीं इधर उधर पड़ा होगा, कहीं छोटी मोटी दुकान दुकान में, तो हो सकता है उसकी कोई वैल्यू ही ना हो, किसी को पता ही ना हो कि वो डायमंड है। तो दैट इज दैट। ग्रेट। तो बेसिकली ये जो आपने बताया, यही आई थिंक इस बुक का कोर मैसेज है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेगी ये बुक, राइट? मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें आगे मैं बढ़ना चाहूंगी, और मैं आपसे कुछ आपके पैशन, जो आपके डेली लाइफ है उसके बारे में पूछना चाहूंगी कि कोई आपके लिए कौन सी ऐसी बुक रही जिसने आपको मतलब मोटिवेट किया, जो आज आप ओके। यहाँ तक आए हैं। और लाइफ में बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं, चीजें आती हैं, लेकिन एक पर्सनल अंदर से पर्सन को मोटिवेशन चाहिए होता है, या कोई मूवी रही हो, कोई सीरीज रही हो, ओके। वो चीजें। मैं बहुत पहले तो नहीं जाऊंगा, 10 इयर्स और 20 इयर्स बैक, क्योंकि फिर क्या होता है, बहुत पहले जाके इतना याद करने में भी दिक्कत आती है कि क्या क्या था। अभी मैं रिसेंट टाइम्स में मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगी। हाँ, आयम्स के टाइम पे एक बुक मैंने पढ़ी थी, गुड टू ग्रेट। दैट इज अ वेरी फेमस बुक, जिम कॉलिंस की। एंड ही बेसिकली डिड सम रिसर्च ऑन द बिग कंपनीज, कि कुछ कंपनीज कैसे सरवाइव करती हैं थ्रू आउट जर्नी ऑफ 50 इयर्स, मीन्स कुछ कंपनीज अपनी टॉप 10 में कैसे रैंक मेंटेन करती हैं, क्योंकि बिकॉज ही वॉज एबल टू फाइंड फ्रॉम हिज रिसर्च कि कंपनीज की रैंकिंग तो चेंज हो जाती है। आप टॉप 10 में जो कंपनीज 1990 में थी, वो 2000 में नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑयल की कंपनी सारी 1990s में, ऑयल वॉज, सारी कंपनीज टॉप 10 में 5 से ज्यादा ऑयल कंपनीज थी, लेकिन 2000 या 2010 में तो सब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल ने ले लिया वो प्लेस, एनवीडिया, एज यू नो। तो वो क्या रीजन है, और तो उसने, और मैं इन बुक्स को समझता हूँ कि पर्सनल लाइफ में भी आपको यूज करने का मौका है। तो इसमें जैसे था कि ही वॉज एबल टू से कि दी हेजहॉग स्ट्रेटेजी था कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे होने चाहिए और वो आप प्रिजर्व करो। तो वो चीज आप हमेशा अगर अपनी मजबूत रखोगे, तो आप अपने ग्राउंड से जुड़े रहो। तो दैट वाज वन बुक विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड, द गुड टू ग्रेट, अगर किसी को मैनेजमेंट का समझना है। एक पर्सनल बुक मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले पढ़ी थी, कुछ 2-3 साल पहले, और रिसेंटली आई गॉन थ्रू अगेन। ब्रॉनी वेयर की है, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। तो उसमें क्या, वो नर्स थी, और उनकी जो जगह थी जहाँ पे मतलब वो जिस टाइप के जॉब में थी, उसमें लोग मतलब लास्ट स्टेज में होते थे लाइफ के, तो शी वॉज अ नर्स फॉर दोज पीपल, अपनी एजेंसी के थ्रू। तो वो उनके पास जाती थी, और उनके पास एक मतलब कई दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जैसे, तो शी यूज टू पेन डाउन ऑल दोज एक्सपीरियंस कि उनकी लाइफ में, तो वो लोग नर्स के साथ अच्छे से बात करते थे कि मेरे को क्या रिग्रेट है। तो देयर आर, शी नोटिस देयर आर सम कॉमन रिग्रेट्स लाइफ में, कि मतलब मैं कुछ करना चाहता तो मैंने किया नहीं, या मैं किसी को पसंद करता तो मैंने उसे बताया ही नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने उसे कभी कई हस्बैंड्स को रिग्रेट होता है कि अपनी वाइफ को मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया जब वो मांगती थी,
कई लोगों का बहुत कॉमन है कि मैंने जॉब को कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया, इतना देने की जरूरत नहीं थी। कई लोगों ने ये तक बोला, जो मेरी बुक का भी थीम है, कि इनर कॉलिंग को नहीं सुना, मैं कुछ और करना चाहता था। तो मुझे लगता है कि दैट इज अ वेरी गुड बुक, और इट्स अ क्वाइट थोड़ी मोटी किताब है, और आप यू विल फील टीयरफुल आल्सो बिकॉज इमोशनल स्टोरीज हैं। तो आप मे बी यू कैन रिलेट विद समवन फ्रॉम योर फैमिली साइड, तो आपको थोड़ा आंसू आंसू भी आएंगे। बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो उसमें यही है कि अगर आप कुछ करना बी ग्रेटफुल। भगवान ने आपको जो दिया है वो बहुत बड़ी बात है। अभी भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे सुसाइड तक की बात करते हैं, कि मतलब उनको थोड़ा सा भी लगता है कि करियर सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं पीछे रह गया, तो वो इस तरह की बातें बड़े आराम से करते हैं कि मतलब सुसाइड कर लूंगा, नहीं कुछ समझ में आ रहा, डिवोर्स हो गया तो सुसाइड कर लूंगा। तो उसका रीजन क्या है कि मतलब वो इस चीज को समझ नहीं रहे कि लाइफ इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग, कि आपके पास इतना सब कुछ है, और आप मतलब आप पता नहीं किससे कंपेयर कर रहे हो, और क्यों आप मतलब बस आप उससे कंपेयर करके ही तो सुसाइड करने का सोच रहे हो। अगर आप अपने से नीचे वालों को देखोगे, जो ये मतलब इंडिया में तो ऐसी पब्लिक अभी भी है जो मतलब बिल्कुल ही, जिनके पास कुछ भी नहीं है फाइनेंशियली, और वो लाइफ जी रहे हैं, और आपके पास इतनी चीजें हैं ऑलरेडी, और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि आपको मतलब सुसाइड वगैरह करना है। तो ये है। एक मेरी फेवरेट और बुक है, ईट दैट फ्रॉग। ये भी आई थिंक मोटिवेशनल बुक है, प्रोक्रेस्टिनेशन को के ऊपर है, कि प्रोक्रेस्टिनेट ना करो उस चीज पे है, कि आप सुबह ही वो काम कर डालो जो आपको करना है, बजाय काम से भागने के। और आई थिंक डायरी राइटिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। अगर आप डायरी राइटिंग करते हो तो आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम को बहुत आराम से डील कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही पेन डाउन करते हो कि मुझे ये करना है, तो आप सच में वहां तक पहुंचते हो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। इनफैक्ट इट हेल्प मी आल्सो इन रीचिंग टू एमबी और समथिंग। मैं हमेशा डायरी में अपने लिखता था कि मुझे ये बुक लिखनी है, ये भी मैं डायरी में लिखता था, तो मैं वहां तक पहुंचा। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर को, जो आपने इंसाइट्स निकाले। इसी में से मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको मौका मिले तो आज से 25 इयर्स के पहले ऋषभ को आप क्या मैसेज देते, ओके। जो आज आपको हाँ। जाके लगता है कि उस एज में मुझे मालूम होता और मैं बताता। अच्छा। तो इससे हमारे ओके। यंगस्टर को काफी गाइडेंस मिलेगी, वो जिस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं चीजों को, ठीक है, हाँ। फ्यूचर में ओके। आगे बढ़ने के लिए। ओके। थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, पर्सनल चीजों को मैं लाऊंगा। तो मेरे दो तीन मैसेज हैं इसमें एक साथ। लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे अभी भी कोई ऐसा मन नहीं है कि मैं वापस जाऊं और मैं कुछ चीजें सही करूं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आई एम ऑलरेडी ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी अचीव किया हूँ और जो चीजें मैं नहीं अचीव कर पाया, आई एम ओके विद बोथ द थिंग्स। हाँ, लेकिन अगर इफ आई गो एंड गिव द मैसेज, एक चीज तो मैं अपनी बुक का थीम ही है कि मैं अपने यंगर सेल्फ को कहूंगा कि जो करना चाहते हो कर लो। ऐसा कुछ आसमान से कोई मिसाइल नहीं गिर जाएगी तुरंत। और जिसको मिसाइल गिर रही है तो वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता है जिसके ऊपर गिर रही है। तो मतलब जो करना है करो, इतना आई थिंक इतना सेफ प्ले मत करो कि मतलब आप कुछ रिस्क लेना ही नहीं चाहते हो। तो आई थिंक ये मेरे कई डिस्कशन में आया ही कि हम लोग बहुत रिस्क एवर्स होते हैं, हम बिल्कुल ही सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा, तो हम रेगुलर चीज में ही रहते हैं, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, भेड़ चाल में रहते हैं। तो एक ये है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई प्यार करता है, तो आप उस प्यार को अप्रिशिएट करके आप भी उसके साथ आगे लाइफ बिता सकते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट इग्नोरिंग दैट। और मतलब आप फिर मतलब बाद में आप फिर यही सब करते रहोगे कि आप कई लोग ढूंढते रहोगे, कई लोगों के साथ लाइफ में एंटर। लेकिन आई थिंक अगर आपको स्टार्टिंग में कोई आपको मिल रहा है तो आप बिल्कुल उसके साथ जा सकते हो। अब मेरी जो लाइफ है उसमें तो मैं आई थिंक कि आज भी मैं खुश हूँ। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि किसी को अपना टाइम बचाना है, तो बिल्कुल जो उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस उसको दे रहा है वो बिल्कुल उसके पास वापस जाए, उसी के पास रहे।
और बैक टू अर्लियर लाइफ आई सी दैट एक तो हम लोग हेल्थ को इग्नोर करते हैं, तो हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल। खाना पीना या एक्सरसाइज, वॉकिंग, जिम, ये सब रेगुलर रखना चाहिए। और पेरेंट्स के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। पेरेंट्स ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है। मैंने काफी यंगर जनरेशन में देखा भी है कि ग्रेटफुल नहीं है, तो मुझे लगता है कि ग्रेटफुल होना चाहिए आपको बहुत ज्यादा। यस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप आज आई थिंक ये तो हो चुका है। ऋषभ जी, आप एआई करियर के बारे में काफी बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एआई फ्यूचर में कैसे चीजों को बदलेगा, या जो आज का यूथ है उसके ऊपर एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे लोगों में बहुत सारा डर है कि उनकी जॉब चली जाएगी या बहुत जॉब्स कम हो जाएंगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, अच्छा टॉपिक है। I think first of all, I am writing one book on this topic also with AI, supply chain with AI. So that is about to get published in next 2 months, I guess. तो मेरा एआई में काफी फोकस है, रिसर्च है। मैंने 2 साल जो पिछले काम भी किया था ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वी यूज सम एआई टूल्स। तो एआई आई थिंक इज ए रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। ये कोई मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मैनकाइंड को आ गई है। जैसे मे बी आई कंपेयर इट विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम इंजन की, जिसने मतलब मैनकाइंड को बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया था लाइफ स्टाइल में। मीन्स बिफोर दिस स्टीम इंजन और मैनुअल लेबर होता था, तो मतलब मैनुअल की जगह आप स्टीम टेक्नोलॉजी मतलब स्टीम इंजन के थ्रू आपने सारे पावर मशीन्स में ट्रांसफर की या इलेक्ट्रिसिटी आई। तो एआई मुझे लगता है कि बिल्कुल नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है, जो मैनकाइंड को एक अलग ही लीग में ले जा रहा है। जो जैसे हम कहते हैं कि एडवांस एलियंस होते हैं, तो मुझे लगता है कि अब वी आर नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। की कुछ मूवीज भी आई थी, ट्रांसफॉर्मर्स नहीं, जिसमें ये रोबोट्स थे जो इंसानों को मारते थे। तो वो वाली मूवीज में भी एआई का ही दिखाया था। तो वो तो एक फ्यूचर एस्पेक्ट है, जो उसका थ्रेट एलिमेंट है। लेकिन अभी जो एलिमेंट्स चल रहे हैं वो तो काफी पॉजिटिव है। इट इट हैज ए ह्यूज डेटा एनालिसिस पावर। इट कैन ऑर्गेनाइज द थिंग। तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में तो इसका बहुत स्कोप है। इंडिया में अभी भी चीजें बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। मीन्स हेल्थ केयर हो गया या सिटी प्लानिंग हो गई, या मतलब पूरा गवर्नमेंट के में तो आई थिंक पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो गया, सब में बहुत स्कोप है। इनफैक्ट मैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बुक में लिखा है केस स्टडीज, तो हाउ वी कैन लिवरेज, इट कैन इंक्रीज लॉट्स ऑफ एफिशिएंसी। क्योंकि ये डेटा एनालाइज करके ये आपको बता सकता है कि कहाँ पे आप क्या चीज करके क्लब कर सकते हो, शिपमेंट्स को क्लब कर सकते हो, तो आपके डेटा सेव होगा। मतलब इट्स गुड फिनेंशियल सेविंग। तो एआई ह्यूज है पोटेंशियल। मुझे लग रहा है, शायद मैंने सुना भी है कि आने वाले टाइम में शायद ये होगा कि हम चश्मा पहन के बैठेंगे और एआई हमें ये तक बताएगा कि आप जो देख रहे हो इससे आपको कुछ अगर करना है। जैसे मैंने चश्मा पहना और मैं एआई को बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ये लेआउट चेंज करना है, मुझे बताओ, तो वो आपको उसी वक्त बता देगा। रादर देन कि अभी जो है कि आप शायद फोटो तो खींचो या डेटा उसको इनपुट करो। तो इट्स सच ए हैवी। और 3-4 साल पहले मुझे लगता है कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है। जिस लेवल की ये टेक्नोलॉजी है कि आपके मेल्स को एनालाइज कर सकता है, आपको ब्रीफ कर सकता है सब कुछ। और इस पर्सनल कंपेनियन जॉब्स पे इफेक्ट आने वाला है, आई एम श्योर अबाउट दैट। जैसे कोडिंग वोडिंग की जॉब्स होती हैं, या फॉर एग्जांपल आई नो मेनी पीपल हु वर इनटू दिस टेस्टिंग पार्ट ऑफ इन आईटी इंडस्ट्री। तो टेस्टिंग में क्या होता था कि कोड्स में कुछ एनोमेलीज हैं, कुछ बग्स हैं, तो दे यूज टू फिक्स दैट। तो उसमें उनको 1 महीने का प्रोजेक्ट मिल जाता था। पूरी टीम 20 लोगों की है और 1 महीना उनके पास ये वाला काम है कि इसमें आपको ये करना है। मुझे लगता है एआई से शायद ये कुछ तुरंत ही हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा। तो वो 20 लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो वो चीज आएगी। लेकिन इसका दूसरा साइड ये होगा कि इफ यू आर यूजिंग एआई इन ए पॉजिटिव मैनर, तो आपकी खुद की वर्क कैपेसिटी 5 टाइम्स होने वाली है। आप बहुत कुछ कर सकते हो एक्चुअली आज की डेट में एआई की हेल्प से। स्टार्टअप्स वगैरह में काफी हेल्प है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है।
It's a personal assistant, and it can make lots of campaigning mails or reaching out to investors. So it's like a free digital assistant. तो पॉजिटिव एलिमेंट्स है और नेगेटिव एलिमेंट्स है. यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको कहाँ पे आना है. आप पॉजिटिव साइड आ जाओ, एआई को थोड़ा यूज करो, सीखो. और जॉब में जो चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट द चेंज. जैसे डार्विन्स लॉ है कि इट इज द नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेसीज विच सर्वाइव, इट इज द स्पेसीज विच सर्वाइव विच इज मोस्ट फ्लेक्सिबल टू द चेंज. सो दिस चेंज इज कमिंग एंड यू कैन नॉट एस्केप दैट. सो आप उसके साथ फ्लेक्सिबल हो, रेजिलिएंट बनो. दैट इज द थिंग. आपको वो करना होगा. या ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की, मतलब आपको कुछ नया नई फील्ड में एंटर करने की सोचो. क्योंकि अगर आप यही सोचोगे नहीं मैं इसी चीज को करूंगा और एआई ने रिप्लेस कर दिया, देन इट यू विल गेट रिप्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ऋषभ जी. आप एक्सोवियर एरोस्पेस जो कि स्पेस का एक स्पेस टेक्नोलॉजी में एक स्टार्टअप है और इसको इसरो एंड मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया है. तो इस स्टार्टअप में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं. तो आप कुछ इस स्टार्टअप के बारे में हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? Yes, this startup is not means though is a startup is quite now more than 7-8 years old, and now I'm on the board of the company. तो ये नैनो सैटेलाइट्स में काम करते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी सेगमेंट में काम करते हैं. और इनका जो सैटेलाइट साइज है इट्स लेस देन 1 kg एंड इट गिव्स जियोस्पेटियल डेटा टू द क्लाइंट्स. तो वी हैव गॉट अवार्ड फ्रॉम इसरो आल्सो फॉर दिस दैट काइंड ऑफ इनोवेशन. तो बाकी तो आई थिंक थोड़ा सा कंपनी की वेबसाइट में डिटेल्स है, कॉन्फिडेंशियल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं. तो लेकिन it's a unique thing, and aerospace space is booming actually. I have been part of this journey from last couple of years. Earlier, India is actually one of the leading countries in aerospace now. ISRO and private players वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज इतना अकॉम्प्लिश किए हैं. वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक्स, पिक्सेल्स, स्काई रूट ने तो आई थिंक रॉकेट भी पर्सनल फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट स्पेस में छोड़ा था, 90 किलोमीटर तक गया था. तो और 3D प्रिंटिंग ऑफ द इंजन्स वी हैव डन. मींस these aerospace companies, private startups have done 3D printing. They have eliminated 90% of the waste. जो बाकी रेगुलर कंपनीज जिसमें करती हैं वो 10% रिसोर्स में कर रहे हैं. तो एरोस्पेस इज वन ऑफ द नेक्स्ट बिग थिंग. ग्लोबली भी एरोस्पेस में बहुत काम चल रहा है. स्पेस एक्स इज इन यूएस एंड ब्लू ओरिजिन फ्रॉम दिस आई थिंक अमेज़न फाउंडर, ही हैज ब्लू ओरिजिन. तो आई थिंक इंडिया में तो बहुत ही अच्छी बात है कि एरोस्पेस इस लेवल पे है कि वी आर अमंग द टॉप 3 प्लेयर्स ग्लोबली. ऋषभ जी, इतने सारी चीजों के बाद आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, उसके पहले आप IIM कैलकाटा में पढ़े, अब अभी आप प्रेजेंटली इस स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं. तो अब आगे क्या, मतलब कि आप राइटिंग, टीचिंग और मे बी कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, क्या आगे क्या आपने सोचा हुआ है? Yeah. I think right now I'm part of IIM Innovations Council, Institute Innovation Council board member in Jaipuriya Institute of Management. और मेरे को ना अब ये चीजें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. मेंटरिंग द स्टूडेंट्स एंड गाइडिंग देम ऑन फर्दर जर्नी. मुझे लगता है कि एक स्टेज के बाद हमें इन सब चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि ऑथरशिप हो गई, because this is the time that you can share your experience with the younger generation and that they can benefit from that. अगर हम खुद ही सारा काम करते रहेंगे और यंगर के लिए हम कुछ ना मैसेज दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बेटर है कि हम किसी बाकी लोगों की लाइफ में चेंजेस लाएं. क्योंकि आपकी एक बुक बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है, या आपकी कोई एक मेंटरशिप किसी यंग स्टूडेंट को. आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन मेंटरशिप. आपको अगर कोई सही गाइडेंस मिल जाए ना, यू कैन डू वंडर्स इन योर करियर. आपको अगर सही, क्योंकि गुरु का काम है आपके टैलेंट को पहचानना, आपको सही गाइडेंस देना कि दिस इज द फील्ड विच यू कैन चूज. अदरवाइज भेड़ चाल में फंसे रहते हैं लोग.
तो मुझे एकेडमिक्स पसंद है, टीचिंग काइंड ऑफ थिंग। आई हैव आल्सो डिलीवर्ड गेस्ट लेक्चर इन सम यूनिवर्सिटीज लाइक मेरठ यूनिवर्सिटी। और तो आई थिंक अब मुझे और ज्यादा ये पसंद है कि लोगों को लाइफ में रियल इम्पैक्ट डाला जाए और अपने को आइसोलेशन से बाहर निकाल के पब्लिकली हेल्प करनी चाहिए। ओके। ऋषभ जी, एक फन रैपिड फायर राउंड एक खेलते हैं, आपको चूज करना है 10 एंड 9। I'm not very good with that. You can try, but I'm not sure. नहीं, आई थिंक हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स इस चीज को एंजॉय करेंगे, तो Okay. इसको बहुत जल्दी फास्ट वे में खेलेंगे। बुक्स या पॉडकास्ट? Books, माउंटेन्स या बीचेस? beaches, IM लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ? okay. टाइम मत लीजिएगा। I'm like लीडरशिप या क्रिएटिविटी? leadership. कौन सी सुपर पावर आप विश करते हैं कि आपके पास होती? Okay. सुपर पावर, ओके। आई थिंक मैं उड़ना चाहूंगा, उड़ के कहीं भी चले जाए। पहली सैलरी की मेमोरी? इट्स लॉन्ग बैक, इतना तो याद नहीं है। फेवरेट इंडियन डिश? Yes, I have one favorite dish is fara. I don't know many people are aware or not. It's a Tibetan dish. वो राइस का समोसा टाइप का होता है आई और लव इसे इट। स्टीम्ड। आज ओके, मम्मी यू ने नो दैट? बनाया मॉर्निंग में। ओह माय गॉड, अमेजिंग। एक चीज जो आपके बारे में लोग गलत समझते हैं? ओके, अच्छा, अब ये मुझे पता नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं। ओके। तो चलिए ऋषभ जी, बहुत अच्छा रहा, और मिलते रहेंगे आपसे इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। और टाइम टाइम पे अभी मैं स्टूडेंट से पूछूंगी कि आपसे और क्या क्वेश्चंस वो पूछना चाहते हैं, और उसके बाद हम लोग ये उनके जो आंसर्स है उसके लिए आपसे फिर कनेक्ट करेंगे, आपको मैं परेशान करूंगी, राइट। थैंक यू कि आप यू आर हमारे वेलकम। ट्रू अटैक के प्लेटफॉर्म पे आए और अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स जो है वो आपने हमें प्रोवाइड की। थैंक यू पूजा फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। या थैंक यू सर। ओके।